नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी कहानी के अंतर्गत एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, आगामी यूजीसी नेट परीक्षा के दृष्टिकोण से हम कहानी सीरीज आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी तो करेंगे ही, साथ में हिंदी पट्टी में होने वाली प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों के दृष्टिकोण से भी ये लेक्चर महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम इसी उम्मीद से आप सभी से जुड़ रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप अपने कीमती समय को निकाल कर इस चैनल को जरूर देंगे और इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का हम पाठ करेंगे, पात्रों से परिचित होंगे, महत्वपूर्ण कथनों से परिचित होंगे, साथ में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कहाँ से सवाल पूछे गए थे, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक टोकरी भर मिट्टी के कुछ की पॉइंट्स के ऊपर, जो कि आपको हर हालत में ध्यान में रखना चाहिए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार हैं माधवराव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन सन 1901 ईस्वी में हुआ। ये कहानी भी अन्य कहानियों की तरह पत्रिकाओं में सबसे पहले प्रकाशित हुई। खास तौर से जिस पत्रिका का नाम आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। 1901 में कहानी प्रकाशित होती है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। माधवराव सप्रे पत्रकार, संपादक के तौर पर, कहानीकार के तौर पर तो अपना योगदान दे ही रहे थे। साथ में इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। खास तौर से इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की रचना यानी पुस्तक गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया है। माधवराव सप्रे का कहना था, किसी को जीतना है तो कलम की धार से जीतो। सन 1901 में माधवराव सप्रे को पता था कि कलम की ताकत क्या होती है, उसको उन्होंने बखूबी प्रस्तुत किया है। आप ध्यान दीजिए कि कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित होती है सन 1901 ईस्वी में, जब हम छत्तीसगढ़ शब्द से परिचित ही नहीं थे। जब भी छत्तीसगढ़ की बात आती है तो हमारी कर्म भूमि रही है छत्तीसगढ़, तो थोड़ा सा हमें वो हमारा पुराना दिन भी याद आ जाता है कि जब हम छत्तीसगढ़ में रहा करते थे तो क्या क्या सीखते थे। और जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ मित्र मैंने देखा, तो आपके लिए हमने एक रिसर्च किया कि आखिरकार छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका के संपादक खुद माधवराव सप्रे थे। ये पत्रिका मासिक पत्रिका के तौर पर निकलती थी। शुरुआत में समाचार पत्र के रूप में थी, लेकिन आगे धीरे-धीरे मासिक पत्रिका के रूप में इसका रूपांतरण हो गया। पेंड्रा से इसका प्रकाशन होता था। पेंड्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक जगह का नाम है, रेलवे स्टेशन भी है। जब मैं अपने गृह जिले से जाता था, तो पेंड्रा रोड नाम से एक रेलवे स्टेशन भी पड़ता था और संयोग की बात है कि अमरकंटक में जो एक विश्वविद्यालय है, यहीं से बहुत सारे विद्यार्थी उतरते थे और वहाँ पहुँचते थे। तो पेंड्रा को हमने देखा है और मैंने चाहा कि जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, भली-भाँति अपने दिमाग में बैठा लें कि छत्तीसगढ़ मित्र से संबंधित जो भी तथ्य आएँगे कि कहाँ से प्रकाशित होती है, कैसी पत्रिका थी, संपादक कौन थे, कब ये पत्रिका निकलती थी। वैसे तो ये पत्रिका सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू हुई और सिर्फ 3 वर्ष तक ये पत्रिका प्रकाशित हुई। आगे ये पत्रिका नहीं चल पाई। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका प्रकाशित हो रही थी, उसी समय हिंदी पत्रकारिता में मील का पत्थर मानी जाने वाली पत्रिका सरस्वती का भी प्रकाशन हो रहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप तो तमाम जगहों पर पढ़ेंगे, लेकिन कैसे किसी को कनेक्ट करना है, वो आपको अनुराज हिंदी अकेडमी पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लेक्चर्स तैयार करते हैं, तो उसके पहले पढ़ते हैं और चीज़ों को जोड़कर आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं और प्रयास यही करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप कितना भी तनाव में हो, कितना भी बेचैनी में हो, आप यहाँ पर आने के बाद तुरंत थोड़ा-सा अपने को रिलीफ महसूस करें, अच्छा महसूस करें। तो देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस कहानी का जिस पत्रिका से संबंध है, वो पत्रिका भले 3 वर्षों तक ही प्रकाशित होती रही, लेकिन उसकी समकालीन जो पत्रिका रही, वो सरस्वती पत्रिका रही। तो सरस्वती पत्रिका तो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, जो कि साहित्यिक तौर पर गढ़ माना जाता रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ एक सामान्य जगह से प्रकाशित हो रही थी, छत्तीसगढ़ मित्र। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम बात करें कि इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं,
पात्रों का नाम आपको कहीं नहीं पता चलेगा, बस उनका जो व्यवसाय है या फिर उम्र है, उस हिसाब से पता चलेगा। खास तौर से जमींदार का ज़िक्र आएगा, एक बुढ़िया है, उसका ज़िक्र आएगा, बुढ़िया की एक पोती है, उसका ज़िक्र आएगा। अगर हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के मूल उद्देश्य को देखें, तो इसमें हृदय परिवर्तन की कहानी है और ये हृदय परिवर्तन आगे की कहानीकारों में आप खूब देखेंगे। खास तौर से प्रेमचंद की ढेर सारी कहानियों में आप देखेंगे कि हृदय परिवर्तन करने का प्रयास उन्होंने खुद किया हुआ है और एक से अधिक कहानियाँ लिखी हुई हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जो कि 1901 में लिखी गई, इसके पहले जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, ज़्यादातर कहानियाँ काल्पनिक तौर पर लिखी जा रही थी। तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी और सुधारपरक कहानियाँ लिखी जा रही थी। पहली बार आप देख रहे हैं कि इस कहानी के माध्यम से एक छोटे से तबके को जोड़ा गया है, जो कि मैं बुढ़िया की तरफ संकेत कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा-सा यथार्थपरक कहानी लिखने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद है कि की पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पाठ के ऊपर। इसको 1901 आप ध्यान में रखिए कि इसका प्रकाशन हुआ। माधवराव सप्रे पूरा नाम है इनका। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। पहले की कहानियाँ ऐसे ही शुरू होती थी कि किसी गाँव में कोई रहता था, किसी गाँव में इस तरीके से। शुरुआत होती थी ऐसे कि पाठक जो हैं तुरंत उस कहानी से जुड़ जाएँ। देखिए कैसे इस कहानी की शुरुआत हो रही है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। कहानी की शुरुआत हो रही है। एक जमींदार है, उनका महल है और महल के पास ही एक गरीब अनाथ विधवा, यानी कि जिसका कोई स्वामी नहीं हो, जिसका की कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, उसकी झोपड़ी थी। आप देखिए कितना विरोधाभास है कि जमींदार का महल है और बगल में किसी की झोपड़ी। जमींदार के मन में क्या आ रहा है कि अपने महल के हाता को यानी चहारदीवारी को वो बढ़ाए और कई बार उस बुढ़िया से उन्होंने कहा कि अपनी झोपड़ी को हटा ले। इस तरह की घटनाएँ आप अपने आस-पास में भी देखते होंगे। जो ताकतवर लोग हैं, वो कमज़ोरों के ज़मीनों को हड़पने का पूरा प्रयास करते हैं या फिर उनको दबाने का प्रयास करते हैं। गाँव-गाँव घर में आपने देखा होगा, घर-घर की एक कहानी है। तो यहाँ पर जमींदार के मन में आता है कि वो अपने महल की दीवार को थोड़ा और बड़ा करें, जिससे कि यहाँ पर झोपड़ी उसमें बीच में आ रही है, उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा। अब कहानीकार यहाँ पर बताता है कि जिस झोपड़ी को हटाने की बात की जा रही है, वो झोपड़ी 1-2 दिन की नहीं बनी हुई है, बल्कि ज़माने से वहीं बसी थी। ज़माने का मतलब होता है कि कई वर्षों से, कई सालों से, 40-50 सालों से और जब भी कोई व्यक्ति कहीं रहता है, तो उसका एक आत्मीय जुड़ाव हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से एक और रचना के बारे में आप सभी से मैं कहूँगा पढ़ने के लिए, जब भी आप प्रसन्नचित्त अवस्था में रहें, तो आप एक उपन्यास पढ़ेंगे, मढ़ी का दीवा। ठीक है? पंजाबी उपन्यास है लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है? मढ़ी का दीवा उपन्यास में पढ़ेंगे, तो कुछ इसी तरीके की चर्चा है कि कैसे व्यक्ति का ज़मीन के साथ संबंध हो जाता है और उसका लगाव होता है। बुढ़िया को बार-बार कहा गया कि अपनी झोपड़ी हटा लो, मैं अपने महल की दीवार को और चौड़ा करना चाहता हूँ। यहाँ पर कहानीकार बुढ़िया के परिवार के बारे में भी बताया हुआ है। कौन-कौन था? उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र उस झोपड़ी में जब थे तभी उनका निधन हो गया, यानी कि वो भी इस झोपड़ी में कभी न कभी रहे हुए थे। पतोहू भी आई और 5 बरस की कन्या छोड़कर चली गई। अब आपको ये 5 बरस आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी में जिस कन्या का उल्लेख किया गया है, उसकी उम्र कितनी? तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर आत्मीय लगाव के साथ वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तुरंत बता देंगे कि 5 बरस की कन्या थी। ठीक है? आगे कहानीकार लिखते हैं कि अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। विधवा, अनाथ तमाम विशेषण लगाए गए हैं बुढ़िया महिला के पहले, यानी कि उसका कोई नहीं है। इकलौती अगर कोई बचा हुआ है तो उसकी पोती है, जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 साल है। फिर भी
वो इस वृद्धा अवस्था में उस बुढ़िया की एकमात्र आधार यानी सहारे के रूप में है। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती, तो मारे दुःख के फूट-फूट रोने लगती थी। अक्सर आपने अपने गाँव में इस तरीके की महिलाओं को देखा होगा कि जब भी वो किसी संकट की स्थिति में आती हैं, तो वो अपने पुराने दिनों को याद करती हैं कि फलाँ रहते तो मुझे ये दिक्कत नहीं होती, ढेका रहते तो ये मुझे दिक्कत नहीं होती। आप बूढ़ी काकी कहानी को भी ध्यान में रखिए प्रेमचंद की। उससे पहले की ये कहानी है। तो जब भी बुढ़िया को कोई दिक्कत आती, तो वो अपने पूर्व स्थिति को याद करती कि हमारा भी एक ज़माना था, आज हमारा ज़माना खराब हुआ है, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, तो वो रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। जिसको आज बोलते हैं कोमा में जाना, आईसीयू में जाना। ज़ाहिर-सी बात है कि जिस जगह पर आप पहले से रह रहे हैं, उस जगह पर और किसी की नज़र है, तो आप चिंतित होंगे ही। यही बुढ़िया के साथ भी दिखाई पड़ रहा है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी ज़मींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। यानी कि आज ही अदालत प्रश्नों के घेरे में नहीं है, बल्कि सन 1901 ईस्वी के आसपास में भी अदालत की कुछ वही स्थिति है कि उसकी थैली गरम करेंगे, तो वो निर्णय आपके पक्ष में दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस कहानी के माध्यम से, क्योंकि यह यथार्थपरक कहानी लिखी गई है। अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया जमींदार साहब और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। अब वहां से उसको जगह छोड़ना पड़ा क्योंकि अदालत का आदेश आ गया था। आगे कहानी क्या मोड़ लेती है उसे हम देखते हैं। लिखते हैं माधवराव सप्रे, एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती। ये बुढ़िया का कथन है। जैसे ही बुढ़िया वहां पर पहुंचती है, देखती है कि जो जमींदार साहब हैं, वो लोगों को काम बता रहे हैं कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, डांट भी रहे होंगे। और विधवा को देखते ही अपने लोगों को उन्होंने कहा, खासतौर से नौकरों को कहा कि ये कैसे आ गई, इसको हटाओ यहाँ से। सामान्य रूप से नहीं कहे होंगे, आप इस चीज को थोड़ा सा महसूस कीजिए। लेकिन विधवा जो बुढ़िया है, अब वो हिम्मत नहीं हारती है, वो एक विनती करती है। विनती क्या करती है कि झोपड़ी तो आपकी हो गई है, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या करती है? जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जमींदार यहाँ थोड़ा-सा मानवता दिखाया और कहा कि ठीक है, बोलो क्या कहना चाहती हो? जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना-पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊँगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊँगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि माधवराव सप्रे ने इस कहानी का शीर्षक एक टोकरी भर मिट्टी क्यों रखा? यहाँ पर जैसा कि बुढ़िया ने बताया कि उसकी जो पोती है, उसका दूसरे जगह मन नहीं लग रहा है। वो कह रही है कि वहीं चलो, वहीं अगर खाना बनाओगी तो मैं खाऊँगी और ठीक से रहूँगी। इसीलिए बुढ़िया जो है, उसके मन को रखने के लिए यहाँ पर आई हुई है और एक टोकरी भर मिट्टी की बात कर रही है। जमींदार साहब से वो निवेदन करती है कि झोपड़ी मुझे नहीं चाहिए, बल्कि एक टोकरी भर मिट्टी मुझे मिल जाती, तो मैं उसी का क्या करती? चूल्हा बनाती। ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि मिट्टी चूल्हा किस चीज़ का बना हुआ था? तो ऑप्शन में तमाम चीज़ें दी गई थी, सही जवाब था मिट्टी का। तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे कहानी है कि इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। बुढ़िया कहती है कि जब हम यहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर जाएँगे, तो हो सकता है कि हमारी पोती का हृदय परिवर्तन हो और वो खाना शुरू कर दे। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो एक टोकरी भर मिट्टी ले आऊँ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी।
जमींदार के अंदर इतनी मानवता थी कि उसने कहा कि ठीक है, जब एक टोकरी भर मिट्टी की बात है तो तुम भर लो। आगे क्या कहानी मोड़ लेती है देखते हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो स्मरण शब्द आया हुआ, यही आपके जीवन को आगे बढ़ाता है, यही उम्मीद दिलाता है। आप अपनी स्मृति शक्ति को जरूर मजबूत करके रखिए, चाहे वो पढ़ाई के दृष्टिकोण से, चाहे अपने भूतकाल के जो जीवन को आपने व्यतीत किया है, जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं, उनको एक जगह संरक्षित करके जरूर रखिए। ये हमारा जीवन स्मृतियों का इतिहास है। स्मृतियों को संरक्षित करके रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए कि जब विधवा झोपड़ी के भीतर जाती है, तो वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। आप याद कीजिए, जब आप अपने पुरानी जगहों पर जाते हैं, तो आप खोए खोए से रहते हैं, वहां की जगहों को याद करते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ कभी जाता हूँ, तो मुझे वो दौर याद आता है कि मैं यहाँ पर पहली बार आया था, अध्यापक के रूप में आया था, बच्चों से कैसे बात करता था, बच्चों को कैसे मोटिवेट करता था, कैसे उनको करियर के साथ जोड़ता था, चीजों को जोड़ने का प्रयास करता था। तो पुरानी चीजें, इसी को कहा जाता है अतीत मोह। आपका अतीत आपको हमेशा अच्छा लगता है, आपका वर्तमान हमेशा खराब लगता है, भविष्य को लेकर आप हमेशा चिंतित रहते हैं। विधवा बुढ़िया जाती है वहां पर, और झोपड़ी को देखते ही उसका एक एक कोना उसको याद आने लगता है और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जाहिर सी बात है कि अतीत मोह में आंसू की धारा बहेगी ही। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी में से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टोकरी को छूने के लिए कहा। पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। ये दया आ गई शब्द आप कफन कहानी से जोड़कर देखिए। माधव घिसू और बुधिया की जो कहानी है, उससे जोड़कर देखिए, वहां भी जमींदार को दया आती है। अक्सर आप हिंदी साहित्य में देखेंगे कि जमींदार जहां एक तरफ क्रूर होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर दया का भाव भी होता है। तो ये कहानी न सिर्फ एक टोकरी भर मिट्टी से जुड़ी हुई है, बल्कि आगे की कहानीकारों को भी प्रभावित की हुई है। जब बुढ़िया बार बार आग्रह करती है कि नहीं, आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, तो वो उनके मन में दया आती है। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जमींदार साहब चाहते तो किसी नौकर को बोल देते, लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाया और वो खुद आगे बढ़े। ये तो कहानीकार के हाथ में है कि वो किससे टोकरी उठवाएगा। कहानीकार यहाँ पर जमींदार को ही आगे बढ़ाया हुआ है। आगे लिखते हैं कि ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां पड़ी मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ये देखिए क्या तलखी है उस विधवा बुढ़िया के अंदर। उसने तुरंत जमींदार पर एक करारा प्रहार किया कि महाराज, अगर आप बुरा ना माने, तो आप एक टोकरी भर मिट्टी को नहीं उठा पा रहे हैं, और जो मेरी झोपड़ी रही है उसमें तो हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी हुई हैं, तो उनको आप कैसे आगे संभाल पाएंगे। एक तरीके से लगने वाली बात यहाँ पर बुढ़िया ने कह दी, और कही भी कि आप इस पर विचार कीजिएगा। तो आगे क्या टर्निंग मोड होता है कि जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुल जाना एक मुहावरा के रूप में है कि उनको अपने गलती का एहसास हो गया। और वो गलती क्यों कर रहे थे? गलती यही कर रहे थे जो दुनिया पूरी करती है, धन मद से गर्वित होकर। वो धन मद में चूर हो गए थे कि वो अपने वास्तविकता को भूल गए थे। और जैसे ही बुढ़िया की ये वाक्य उन्होंने सुना, उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने
विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो यहाँ पर जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और वो जिस झोपड़ी पर अपना कब्जा किए हुए थे उसको वापस कर देते हैं। तो इस तरीके से एक कहानी, बहुत छोटी-सी कहानी थी, शुरुआती दौर की कहानी है। उम्मीद है कि एक-एक लाइन आप लोग समझ गए होंगे, कहानी की पूरी विषय वस्तु समझ गए होंगे, कहानी माधवराव सप्रे ने क्यों लिखी, क्यों हृदय परिवर्तन कराया, ताकि आगे के जो जमींदार हैं या फिर जो ताकतवर लोग हैं, वो कमज़ोरों पर अत्याचार न करें, उनके अंदर दया और मानवता ज़रूर रहे और धन-मद में गर्वित न हों, चूर-चूर न हों, क्योंकि अकेले आप आए हैं और खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएँगे। ये सारी चीज़ें दर्शन में कही जा चुकी हैं और यहाँ पर भी कहानी का मूल कथ्य कुछ इसी के समान था। अब परीक्षाओं में आपको ध्यान में क्या रखना है? पहले तो आपको ध्यान में रखना है इस कहानी का जो शीर्षक है, उसको एकदम से एग्ज़ैक्ट, कई बार हमने इंटरव्यू इत्यादि में देखा है कि इंटरव्यूअर पूछ देते हैं कि टोकरी भर मिट्टी है या फिर एक टोकरी भर मिट्टी है। चूँकि हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आदत हो गई है, तो हम केवल अक्षरों को पहचानते हैं और ये पहचानते हैं कि किताब में ऐसे ही कुछ लिखा था। टोकरी भर मिट्टी लिखा था कि एक टोकरी भर मिट्टी लिखा था, कुछ हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी का पूरा नाम है। माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी। इसमें जमींदार, गरीब अनाथ विधवा और एक पोती मुख्य रूप से पात्र के तौर पर हैं। पोती की उम्र 5 वर्ष है और ज़्यादातर कथन आप देखेंगे बुढ़िया के हैं और एक कथन, सिर्फ़ एक कथन आपको ध्यान में रखना है, जो कि ज़मींदार का है। वह लज्जित होकर कहने लगे, "नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी।" तो ये ज़मींदार का है। बाकी आप कथन जितना भी देखेंगे, सभी कथन बुढ़िया द्वारा कहे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। अगर ध्यान से आपने पूरी बातों को सुना होगा, तो निश्चित तौर पर एक टोकरी भर मिट्टी कहानी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।